Assalamualaikum students, let's start with the lecture 1 of operating system. इसमें हम जो सिल्वर शैट्स की बुक है उसको फॉलो करेंगे। उसके 10th एडिशन की स्लाइड्स हैं मेरे पास, उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप जो है वो इसका बुक का एडिशन जो है यही परचेज कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो होंगी। ये हमारे पास आउटलाइन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका आर्किटेक्चर क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, किस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में इसका क्या अमल दखल है, वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या होंगे, कर्नल डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स क्या होंगे। और उसके बाद हम कुछ जो फ्री ओपन या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारा जो है ये क्रक्स है जो हमने इस कोर्स में पढ़ना है। ये वो चीज़ नहीं है जो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ डिस्कस करनी है। इसका कुछ थोड़ा-सा हिस्सा जो है वो आज के लेक्चर में शामिल होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स के जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और जो इंटरप्ट हैं उनके रोल के बारे में हम बात करेंगे। इंटरप्ट को हम डिफाइन भी करेंगे कि ये होता क्या है और उसके नतीजे में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। उसके बाद जो मॉडर्न मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में यूजर मोड और कर्नल मोड एक होता है, इसके बारे में हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि यूजर मोड क्या होता है और कर्नल मोड क्या होता है। और डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज होता है। डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि एक सिंगल यूजर सिस्टम होगा या जिस तरह हमारा पर्सनल वर्क स्टेशन है हम अकेले यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के किस तरह से बिहेव करेगा। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में या मल्टी टास्किंग सिस्टम में जो है वो किस तरह से यूज होगा। और फाइनली जो एग्जांपल हैं ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से हैं। उसके बाद है कि मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम छोड़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोग्राम है या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि यूजर और आपके हार्डवेयर के दरमियान में बैठा हुआ होता है। उसके गोल क्या होते हैं कि उसने यूजर प्रोग्राम जो है उनको एग्जीक्यूट करना है और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको असिस्ट करना है या उसको आसान बनाना है। अब एक काम ये है चूंकि जो आपका यूजर का अपना जो प्रोग्राम है जिसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, चूंकि वो डायरेक्टली जो है वो आपके हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, उसने अपनी सारी रिक्वेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को करनी है। जब भी उसने कोई हार्डवेयर रिसोर्स यूज करना है तो उसने जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके लिए अवेलेबल करेगा जो रिक्विजिट रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए चूंकि इनको मैनेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट जो है वो यूटिलाइजेशन। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। इसको स्लाइड से देखने की इस टेक्स्ट से देखने की बजाय इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं कि सबसे पहले तो यूजर होता है जो कि आपके सिस्टम को यूज कर रहा होता है, कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा होता है। तो जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है वो यूजुअली आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की क्या एग्जांपल है, आपका कंपाइलर है, वेब ब्राउजर है, डेवलपमेंट किट्स है। इसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहें तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें वर्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, या जिस तरह जूम के ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जाम्पल है। अब ये इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसको जो भी चाहिए होगा ये अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको मैनेज करेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें सीपीयू है, उसमें आईओ डिवाइसेस हैं। आईओ डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, उसके अलावा आपका जो है वो अ, आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, आपकी यूएसबी स्टोरेज आ जाती है, आपका नेटवर्क कंट्रोलर आ जाता है। तो ये सारी डिवाइसेस जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनका जो कंट्रोल है, इनकी जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, और कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली जो है इनको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता क्या है। अब इसमें जो है वो फर्क है कि अगर आप किस तरह का कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें यूजर की जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होगी।
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जिस तरह वर्क स्टेशन हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी जो उसमें एक्सपेक्टेशन होती है वो ये है कि वो ईज़ी टू यूज़ हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा प्रोसेसर जो है वो 80% यूज़ हो रहा है, 60% यूज़ हो रहा है या 70% यूज़ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो, हमारा हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो ईज़ी टू यूज़ हो। ईज़िली हम उसको जो है वो मैनेज कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो ईज़ी मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें फिर आ जाएँगी? आपका एक तो यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, लाइक अगर आपको हर काम के लिए कमांड प्रॉम्प्ट टाइप चीज़ें अगर आपको मिलेंगी तो वो ईज़ी टू यूज़ नहीं होंगी, ठीक है? तो इसलिए एक यूज़र इंटरफेस जो है वो ईज़ ऑफ यूज़ में एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जितने भी आपके पास वर्क स्टेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनमें आप नॉर्मली ये देखेंगे कि एक यूज़र इंटरफेस जो है वो मौजूद होता है। ऑन द अदर हैंड जो सर्वर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, लाइनक्स के जो वर्जन होते हैं, उसमें अगर आपने कभी आपके पास जब भी आपको तजुर्बा होगा उसके ऊपर जाने का, तो आप ये देखेंगे कि सर्वर्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूजुअली उनमें यूज़र इंटरफेस नहीं होता। वो सारा का सारा जो है उनके शेल के और कमांड्स के ज़रिए जो है वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। क्योंकि वहाँ पे आपका जो गोल ये नहीं होता कि आपने ईज़ी टू यूज़ बनाना है, बल्कि वहाँ पे आपने उसको जो रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन है उसको मैक्सिमाइज़ करना है। इसी तरह ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर हैं, तो इनको ज़्यादातर जो है वो सर्वर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होंगे वो डिफरेंट होंगे वर्क स्टेशन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से, और उनका गोल यही होगा कि वो उन्होंने रिसोर्स की ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन करनी है या उनको मैक्सिमाइज़ करना है, और जो मल्टीपल यूज़र उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको फुलफिल करना है। अब एक सर्वर मशीन पे किस तरह से मल्टीपल यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इसको देखने के लिए आप इस चीज़ पे गौर करें कि जब भी आप अपने स्टूडेंट पोर्टल से अपना रिजल्ट वगैरह देखते हैं, तो एक आपके पास यहाँ पे सर्वर मशीन पड़ी हुई होगी हमारे पास आईटी सर्वर रूम में। तो उसी को आप अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो एक टाइम के ऊपर अगर यूनिवर्सिटी में अगर फॉर एग्जांपल 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो अपना रिजल्ट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं, उनको एक सिस्टम जो है वो सर्व कर रहा है। हो सकता है वो सारे के सारे एक टाइम के ऊपर ना अपना रिजल्ट चेक कर रहे हों, लेकिन हो सकता है कि 20,000 में से हो सकता है एक टाइम के ऊपर सिर्फ 1000 रिक्वेस्ट आ रही हों या 2000 रिक्वेस्ट आ रही हों। लेकिन 1000 या 2000 रिक्वेस्ट भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो हम अपने वर्क स्टेशन पे यूज़ करते हैं, या जहाँ पे है यूजुअली हमारी एक ही रिक्वेस्ट होती है, हम एक ही जो है वो प्रोग्राम एक वक़्त के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो मोबाइल डिवाइसेज़ आ जाते हैं, जिस और स्मार्टफ़ोन्स आ जाते हैं। उसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल ये होता है कि उसने जो रिसोर्सेज़ हैं वहाँ पे कम होते हैं, तो उसकी एफ़िशिएंट यूटिलाइज़ेशन करनी है और बैटरी लाइफ़ जो है उसको प्रिज़र्व करना है। उसके अलावा जो टच स्क्रीन है उसकी रिकॉग्नाइज़ेशन है, तो इस तरह के फ़ंक्शन जो हैं वो आपके पास उसमें होंगे। जो मोबाइल डिवाइसेज़ हैं या स्मार्टफ़ोन्स हैं। उसके अलावा कुछ एम्बेडेड डिवाइसेज़ होती हैं जिसमें कोई भी यूज़र इंटरफ़ेस नहीं होगा या बहुत कम होगा। उसमें आप वॉशिंग मशीन की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, या गाड़ी के अंदर कुछ जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। उसमें कम से कम यूज़र इंटरफ़ेस होता है और ज़्यादातर वो यूज़र इंटरवेंशन के बगैर या कम से कम यूज़र इंटरवेंशन के साथ वो अपना काम करते हैं। उसके बाद है जी कि डिफाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत वैरायटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है, तो इसकी एक जनरली एक्सेप्टेड डेफिनिशन नहीं है। लाइक जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज़ ऑफ मायराइट डिज़ाइन एंड यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ये कहाँ पे हो सकता है? वो ये बता रहा है कि टोस्टर से लेकर शिप तक ये इसमें मौजूद है, स्पेसक्राफ्ट में मौजूद है, गेम मशीन जो है उसमें है, टीवीज़ में है, इंडस्ट्रियल और कंट्रोल सिस्टम्स में है। लेकिन जब ये हमारे पास एक जनरल पर्पस एक कंप्यूटर सिस्टम आ गया, तो ये ज़रूरी हो गया कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको यूज़ भी करें और उसको डिफाइन भी करें कि वो क्या चीज़ है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। उसके बाद एक वो कहना है जी कि एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन जो है उसकी डेफिनिशन की ये हो सकती है कि एवरीथिंग वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है, जो-जो चीज़ वो आपको दे देता है एक इंस्टॉलेशन में, जब भी आप उससे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्डर करते हैं, तो उसको आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। लाइक अगर हमने विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल किया है, तो उसके साथ क्या-क्या चीज़ें आ आती हैं।
उसके साथ आपका कैलकुलेटर आता है, उसमें कुछ गेम्स भी आती हैं, उसमें आपका एक ब्राउज़र भी आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि टेक्निकली या जिसको आप कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शिप हुई है। तो उसको ये कह रहा है कि एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन हो सकती है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये वेरी करती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है, जो कि हर वक़्त एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। ठीक है, लाइक जिस तरह मैंने अभी कुछ एग्ज़ाम्पल दी कि कैलकुलेटर है, ब्राउज़र है, ये हर वक़्त एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे होते। इनको आप चलाएँगे तो ये एग्ज़ीक्यूट करेंगे, इसको आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप कर्नेल कहते हैं और ये कर्नेल प्रोग्राम जो है ये हमेशा आपके पास मेमोरी के अंदर रहेगा और हमेशा ये एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उनको आप 2 कैटेगरीज़ में डालेंगे, या तो वो सिस्टम प्रोग्राम होंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी फ़ंक्शन के अंदर जो है वो हेल्प कर रहे हैं, या वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे, जिस तरह हमारा ब्राउज़र है, जिस तरह हमारा कैलकुलेटर है, जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह हमारे पास प्रेज़ेंटेशन के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि आपको मिडलवेयर प्रोवाइड करते हैं। मिडलवेयर क्या है कि वो सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एडिशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं टू डेवलप डेटाबेसेस, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स। ये याद रहे कि मिडलवेयर इटसेल्फ डेटाबेसेस, मल्टीमीडिया या ग्राफिक्स नहीं है, बल्कि ये सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एनेबल करते हैं इनकी डेवलपमेंट को, डेटाबेस की डेवलपमेंट को, मल्टीमीडिया की डेवलपमेंट को और ग्राफिक्स की डेवलपमेंट। उसके बाद है सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके स्ट्रक्चर का ओवरव्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सीपीयू है उसका आपके पास। सीपीयू एक से ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास। अभी जब हम यूज कर रहे हैं तो एक से ज्यादा ही हमारे पास जो है वो कोर्स होती हैं, हर कोर में भी एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो होती है एक या एक से ज्यादा हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्क कंट्रोलर है। इसी तरह से आपके पास यूएसबी कंट्रोलर है। यूएसबी कंट्रोलर जो है उससे अटैच जितने भी डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, उसको मैनेज कर रहा है। उसके बाद ग्राफिक्स अडाप्टर है, वो जो कि आपका डिस्प्ले ड्राइवर उसमें होता है और वो मॉनिटर वगैरह को जो है वो मैनेज कर रहा है। और उसके अलावा एक मेमोरी होती है। ये हमारे पास रैम की हम बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हर प्रोग्राम जो है उसने आना है, जिसने भी एग्जीक्यूट करना है, जो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करना होगा उसको मेन मेमोरी के अंदर आना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप ये देख रहे हैं कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं यूजिंग अ सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या चीज है, ये एक ऐसा कह लें कि इनका इंटरकनेक्शन का मैकेनिज्म है जिसमें से डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। लाइक सीपीयू से डिस्क में ऊपर भी जा सकता है, सॉरी सीपीयू से मेमोरी पे भी जा सकता है, डिस्क कंट्रोलर पे भी जा सकता है, ग्राफिक्स अडाप्टर पे भी जा सकता है, एंड वाइस वर्सा किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान में ये ट्रेवल कर सकता है। तो ये उसी जो डायग्राम अभी हमने देखी उसी का डिस्क्रिप्शन है कि आईओ डिवाइसेस जो हैं और सीपीयू जो है वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हर एक जो डिवाइस कंट्रोलर होता है वो किसी एक खास किस्म की डिवाइस का मैनेजर होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसका अपना एक बफर होता है। बफर का मतलब ये है कि मेमोरी थोड़ी थोड़ी वो मेमोरी थोड़ी होती है साइज में, लेकिन हर एक जो डिवाइस कंट्रोलर उसके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है। उसके बाद हर एक डिवाइस कंट्रोलर जो है उसके पास अपना एक डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बताता है कि वो डिवाइस किस तरह से काम करेगी, उसको क्या सिग्नल दिया जाएगा तो वो क्या काम करेगी। उसके बाद हमारे पास है सीपीयू। ये डाटा मूव करता है मेन मेमोरी से या लोकल बफर जो हैं डिवाइस के, उनके ऊपर करता है। हमने ये देखा था ना कि हर एक डिवाइस जो है हर एक जो डिवाइस है उसका कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के साथ एक बफर होता है। तो सीपीयू या डाटा मेमोरी से मूव करेगा टू और फ्रॉम द मेमोरी या टू और फ्रॉम द लोकल बफर्स ऑफ द डिवाइस कंट्रोलर्स। उसके बाद आईओ जो है वो कहाँ से होगी, इज फ्रॉम द डिवाइस टू द लोकल बफर ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, यानी डिवाइस है लाइक कीबोर्ड है, उसके ऊपर अगर हम प्रेस कुछ करेंगे तो वो सबसे पहले वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, सबसे पहले वो डिवाइस के लोकल बफर के ऊपर जाके स्टोर होंगे। उसके बाद है कि डिवाइस कंट्रोलर जो है वो इन्फॉर्म करता है सीपीयू को कि उसने अपना काम जो है वो खत्म कर लिया है, यानी आपकी आईओ या इनपुट आउटपुट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद वो क्या करता है कि एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट करता है।
तो इंटरप्ट के बारे में हम थोड़ा सा मजीद बात करते हैं कि इंटरप्ट जो है वो एक सिग्नल होता है किसी भी डिवाइस की तरफ से सीपीयू को या बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सिग्नल होता है कि समथिंग हैज बीन डन और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो अटेंशन की जरूरत है। उसके बाद कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट जो होते हैं वो कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, लाइक जो भी इस वक्त आपका सीपीयू कर रहा है वो चीज जो है वो ब्रेक हो जाएगी जब भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक इंटरप्ट आएगा। वो क्या करेगा कि वो सीपीयू की एग्जीक्यूशन को हाल्ट कर देगा और हाल्ट करने के बाद एक रूटीन जो है उसको कॉल करेगा, उस रूटीन को हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, अब जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो फर्क होती है हर तरह के इंटरप्ट के लिए। जिस तरह हम ये कहते हैं कि इंटरप्ट सिग्नल है, डिवाइसेस जनरेट कर सकती हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी जनरेट कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होते हैं उसको ट्रैप या एक्सेप्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास 10 किस्म के डिफरेंट इंटरप्ट्स हैं, तो हर जो डिफरेंट किस्म के इंटरप्ट है उसके लिए एक डिफरेंट इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी। जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा सीपीयू की एग्जीक्यूशन हाल्ट हो जाएगी और आपका कंट्रोल जो है वो उस करंट एग्जीक्यूशन से उठ के आपके इंटरप्ट वेक्टर जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन तक जो है वो चला जाएगा। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन का कैसे पता चलता है? तो एक इंटरप्ट वेक्टर होता है जो आपकी मैपिंग कर रहा होता है। इंटरप्ट वेक्टर को आप इस तरह से समझ लें कि एक लुकअप टेबल है। लाइक आप ये कहेंगे जी कि इंटरप्ट ए है तो उसकी सर्विस ये है, इंटरप्ट बी है उसकी सर्विस ये है, इंटरप्ट सी की सर्विस ये है। तो जिस तरह से एक लुकअप टेबल होता है ना, तो इसी तरह की एक चीज होती है इंटरप्ट वेक्टर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन होता है। इसका क्या मतलब ये है कि वो सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करता है। किसी भी डिवाइस की तरफ से उसको सिग्नल आता है कि ये काम हो गया है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसकी जो रेलिवेंट रूटीन है उससे जाके पूछता है कि मैंने क्या करना है, और उस रूटीन को एग्जीक्यूट करके उस इंटरप्ट को जो है वो रियलाइज करता है। अब इंटरप्ट की टाइमलाइन अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, यूजर प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये यूजर प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ से इसने एक आईओ रिक्वेस्ट की। ठीक है। अब ये ऊपर वाली लाइन जो है ये प्रोग्राम के लिए है, ये नीचे वाली जो लाइन है ये आईओ डिवाइस के लिए। जब ये आईओ रिक्वेस्ट की गई तो उसके थोड़ी देर बाद जो है वो आईओ डिवाइस है उसने अपना आईओ ऑपरेशन करना जो है वो शुरू कर। ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोग्राम है वो हाल्ट नहीं हुआ, वो या वेट कर रहा है, या अगर उसके पास कोई और काम करने के लिए है तो उसको वो कंटिन्यू कर रहा है। अब जब यहाँ पे हमारे पास नीचे अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमारा आईओ ऑपरेशन जो है वो ट्रांसफर या आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक इंटरप्ट सिग्नल होता है। ठीक है। इंटरप्ट सिग्नल जब यहाँ पे सीपीयू को जाता है तो सीपीयू क्या करता है कि यहाँ पे वो करंट प्रोग्राम को रोक के जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको कॉल करना शुरू कर देता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब खत्म हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो वापस वहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये लाइन जो है ये सिग्नल है कि इंटरप्ट जो है वो हैंडल हो चुका है। तो यहाँ पे दूसरी एक आईओ रिक्वेस्ट है, इसमें अगर आप ये देखेंगे तो इसमें भी वही काम है कि यहाँ पे आईओ रिक्वेस्ट जो है वो उसको हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। आईओ रिक्वेस्ट का जो काम है वो चल रहा है और यहाँ पे हमारा जो यूजर प्रोग्राम था वो अपना काम कर रहा है। उसके बाद जब ये आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से इंटरप्ट जनरेट होता है। जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो सीपीयू जो है वो इंटरप्ट को हैंडल कर रहा होता है। इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद ये सिग्नल जो है ये वापस भेज देता है कि इंटरप्ट जो है वो हैंडल हो चुका है। इंटरप्ट हैंडलिंग में यही चीजें जो हमने डिस्कस की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टेट ऑफ द सीपीयू जो है उसको रिटेन करता है। यानी अगर मैं प्रोग्राम ए को जो है वो आपका सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और वहां पे कोई इंटरप्ट आ गया, तो सीपीयू क्या करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि वो प्रोग्राम ए का जो भी वहां पे स्टेट होगी, स्टेट से मुराद ये होता है कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा था, उसके जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर हैं उनके कंटेंट्स क्या हैं, तो सारी चीज जो है उसको सेव करके रख लेगा। उसके बाद वो अपना जो देखेगा कि किस तरह का इंटरप्ट जो है वो अकर हुआ है, और उसके बाद वो देखेगा कि इसकी रूटीन क्या है, उसकी रूटीन को वो कॉल करेगा और कॉल करने के बाद वो जो प्रोग्राम ए की हमने स्टेट जो थी वो सेव की थी उसको रिस्टोर करके वहीं से जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर।
इसी चीज की जो है वो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे हम ये देखते हैं कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो आईओ को इनिशिएट करता है। उसके बाद आईओ डिवाइस जो है वो एक्चुअली जो है वो काम करना शुरू कर देती है। यानी अगर वो कीबोर्ड की रिक्वेस्ट है तो कीबोर्ड वो अपने बफर में जो चीजें हैं वो लेना शुरू कर देगा, या अगर आउटपुट की है तो आपका जो मॉनिटर है वो अपने बफर में चीजें जो है वो स्टोर करना शुरू कर देगा। और जब हमारी इनपुट जो है या आउटपुट जो है वो रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो जनरेट, उसके बाद सीपीयू जो है वो इंटरप्ट को जनरेट करता है, ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट है। और यहाँ पे देखें आपका सीपीयू क्या कर रहा है कि वो मीनवाइल हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद ये चेक कर रहा है कि क्या उसके पास कोई इंटरप्ट तो नहीं आया। अगर आया है तो उसने उसको हैंडल करना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके कि सीपीयू जो है वो हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद जो है इंटरप्ट को चेक कर रहा है, और यहाँ पे ये डिवाइस जो है वो अपनी आईओ कंप्लीट करने के बाद इंटरप्ट को जनरेट करके ये दोनों चीजें मिलके जो है वो आपकी आईओ को कंप्लीट कर। उसके बाद क्या होता है कि इंटरप्ट हैंडलर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है और रिटर्न करता है इंटरप्ट को। और जब रिटर्न करता है उसके बाद सीपीयू रिज्यूम करता है प्रोसेसिंग ऑफ द इंटरप्टेड टास्क। उसके बाद है जी कि आईओ का स्ट्रक्चर क्या है। दो मेथड्स हैं आईओ के कि आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न टू द यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन। यानी अगर आपके पास जो है वो यूजर ने कोई आईओ जो है वो रिक्वेस्ट की है तो उसके पास वापस कंट्रोल जो है वो तब ही जाएगा जब उसकी आईओ कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। इसको हम ब्लॉकिंग आईओ भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आईओ कंप्लीशन, ठीक है। अब दूसरा ये है कि हमने जो है वो यूजर जो आपका प्रोग्राम है उसने आईओ रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर वो वापस आ गया, उसने अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो रिज्यूम कर दी और आईओ की कंप्लीट होने का वेट नहीं किया। ये दूसरी तरह की जो आईओ है इसको हम नॉन ब्लॉकिंग आईओ। आईओ स्ट्रक्चर में आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न टू द यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन, ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ जो सॉरी ब्लॉकिंग आईओ की बात कर रहे हैं। तो वेट इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करती है, उस वक्त में आपका प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, वो इसके पास एक वेट इंस्ट्रक्शन होगी, वो जब तक उसका आईओ से रिटर्न नहीं होगा वो डाटा, वो उसको वेट इंस्ट्रक्शन के जरिए उसको आइडल रखेगा। अब इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है कि एट मोस्ट सिर्फ एक आईओ रिक्वेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग एट द टाइम हो सकती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वो तो ब्लॉक हो चुका है। जब उसने आईओ रिक्वेस्ट की उसके बाद वो वेट किए जा रहा है, तो उस प्रोग्राम के लिए जो है वो एक से ज्यादा आईओ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियस आईओ प्रोसेसिंग जो है वो ब्लॉकिंग आईओ में नहीं हो सकती, और ना ही फर्दर सीपीयू में वो एग्जीक्यूट कर सकता है क्योंकि वो वेट कर रहा है। दूसरी जो नॉन ब्लॉकिंग आईओ है उसकी हम बात करेंगे, उसमें होता ये है कि जब यूजर एक जो यूजर प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट करता है आईओ को, तो वो साथ ही ये रिक्वेस्ट भी भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसने अब आईओ के लिए वेट करना, ठीक है। जब वो आईओ के लिए वेट कर रहा होता है तो या तो वो अपना काम जो है वो आगे शुरू कर देता है, यानी अगर उसके पास आगे कोई काम है करने के लिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जिसको विदाउट दैट आईओ भी वो कंप्लीट कर सकता है, तो वो उसको कंप्लीट करना शुरू कर देगा। अगर नहीं है तो वो अपनी स्टेट जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है और सीपीयू जो है वो जो टाइम है वो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में सर्व करता है, ठीक है। अब डिवाइस स्टेटस टेबल क्या है? डिवाइस स्टेटस टेबल ये बताता है कि एंट्री फॉर ईच आईओ डिवाइस इंडिकेटिंग इट्स टाइप, एड्रेस एंड स्टेट, कि हर एक जो आईओ डिवाइस है, कितनी आईओ डिवाइसेस हैं सिस्टम में, वो सारी उस टेबल के अंदर होंगी। हर एक की टाइप क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, किस तरह का इंटरफेस है, यूएसबी है, उसके अलावा आपका जो है वो ग्राफिक का अडाप्टर है, या किसी भी तरह का जो इंटरफेस है उसकी डेफिनेशन, उसका एड्रेस क्या है और उसकी स्टेट क्या है, क्या वो बिजी है, क्या वो डाटा रिसीव कर रही है, डाटा सेंड कर रही है, इस तरह की चीजें जो है उसमें होंगी। उसके बाद ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इसको इंडेक्स करता है कि डिटरमिन करे कि जब भी उसने किसी डिवाइस के कोई जो है वो ऑर्डर करना है किसी आईओ के लिए एक्सक्यूज मी, जब भी किसी डिवाइस को उसने ऑर्डर करना है किसी ऑपरेशन के लिए, तो वो सबसे पहले उसका जो है वो जाके देखेगा कि इसका स्टेटस क्या है, और जब अगर जरूरत हुई तो वहां से कोई इंटरप्ट भी जनरेट कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर।
स्टोरेज का मतलब ये है कि डाटा को बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जो है प्रोसेस करते हैं, तो डाटा के लिए ज़रूरत है कि डाटा को स्टोर भी किया जाए, रिट्रीव भी किया जाए, और जब उसमें उनके ऊपर ऑपरेशन होना है तो तब भी उसको किसी न किसी तरह की मेमोरी के अंदर जो है वो होना पड़ता है। तो उसमें हमारे पास एक जो तरह की जो स्टोरेज है उसको आप कहते हैं मेन मेमोरी। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली एक्सेस करने का मतलब ये है कि इसके आप किसी भी एड्रेस के ऊपर डायरेक्टली जाएँगे और वहाँ से डाटा ले लेंगे। इसमें आपको सीक्वेंशियली नहीं जाना पड़ता। डायरेक्टली का जो उल्ट है वो सीक्वेंशियल है। यानी सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि अगर आपने 5वाँ रिकॉर्ड लेना है तो आप पहला लेंगे, दूसरे पे जाएँगे, तीसरे पे जाएँगे, चौथे पे जाएँगे। रैंडम का मतलब ये है कि अगर आपको 5वें रिकॉर्ड पे डाटा चाहिए तो आप 5th रिकॉर्ड पे जाके जंप करेंगे और वहाँ से डाटा लेंगे। तो एसेंशियली चूँकि ये रैंडम एक्सेस है, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस से जो है वो फास्ट होगा। अ, इसलिए हमारी जितना भी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी उसको वो रैंडम एक्सेस होती है और टिपिकली ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि ये अपना डाटा जो है वो तब तक रिटेन कर सकती है जब तक आपके पास इसके अंदर वोल्टेज है। जब वोल्टेज खत्म हो जाएगा यानी इसको आप सिस्टम को पावर ऑफ कर देंगे तो हमारी मेन मेमोरी के अंदर कोई डाटा नहीं रहेगा। तो यूजुअली हमारे पास जो मेमोरीज़ चल रही होती हैं वो डीरैम होती हैं, आजकल डीडीरैम या उसके के दूसरे वर्ज़न जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो जब हम मेमोरी हायरार्की सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम ये चीज़ देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी दैट प्रोवाइड्स लार्ज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें आपके पास हार्ड ड्राइव आ जाती है, ठीक है? नॉन वोलेटाइल से आपको आइडिया होगा कि जब आप इसका पावर ऑफ भी कर देंगे तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो अपने कंटेंट्स रिटेन करती है। इसकी एग्जांपल यूएसबी ड्राइव है, आपकी हार्ड ड्राइव है, टेप ड्राइव है, आपकी जो सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है, या पुराने ज़माने में जो फ्लॉपी वाले जो थे वो भी इसकी एग्जांपल है आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। स्टोरेज स्ट्रक्चर में हार्ड ड्राइव का नेक्स्ट है हमारे पास कि एक रिजिड मेटल या ग्लास प्लेटर जो है उसको कवर्ड होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल होता है और मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो यूज करते हैं आपको डाटा को स्टोर करने के लिए। अब जो ये इसकी सरफेस होती है इसको डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स के अंदर और सेक्टर्स के अंदर। तो ये जब हम सेकेंडरी स्टोरेज तक पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे। अब डिस्क कंट्रोलर होता है, डिस्क कंट्रोलर हमने पहले भी एक डायग्राम में देखा है कि हर एक जो डिवाइस है उसके साथ एक कंट्रोलर होता है, इसी तरह हार्ड ड्राइव जो है उसके बाद भी एक कंट्रोलर होता है। तो ये लॉजिकल इंटरेक्शन को डिटरमिन करता है बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। तो लॉजिकल इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल जो है वो हमारे के लिए एक लॉजिकल एंटिटी होती है, ठीक है? लेकिन जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर डाटा जो है वो सेक्टर्स में है, वो ट्रैक्स में है। तो ये जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम द लॉजिकल यूनिट टू द फिजिकल यूनिट या जो उसकी जो डिवीजन है ट्रैक्स और सेक्टर्स के ऊपर, इसको आप कहते हैं कि ये उसके दरमियान जो इंटरेक्शन है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस के अंदर ही आपके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस आ जाती हैं दैट आर फास्टर देन हार्ड डिस्क और वो नॉन वोलेटाइल ही हैं। इसमें वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, जिस तरह हमारे पास जिस तरह हमारे पास जो है वो यूएसबी ड्राइव है, जिस तरह हमारे पास एक नई तरह की हार्ड ड्राइव जो है वो आ रही हैं। अ, तो ये सारी चीजें हैं जो कि दे आर फास्टर देन हार्ड ड्राइव, उनकी टेक्नोलॉजी नई है और वो नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे बेसिकली एक रिकैप दिया गया है हमारे जो स्टोरेज यूनिट्स हैं कि मतलब जो जिस यूनिट को हम स्टोर कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं, उसमें ये बताया गया है कि एक बिट जो है वो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है और दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर, ठीक है? वो 0 होगा या 1 होगा और 8 बिट जो है वो मिलके एक बाइट बनाएँगे, उसके बाद बाइट के बाद जो है वो किलोबाइट का आपको बताया गया है कितना होता है, मेगाबाइट का बताया गया है, मेगाबाइट के बाद जो है वो जीबीज़ का और पीटाबाइट्स, टेराबाइट्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोरेज हायरार्की। हायरार्की का मतलब ये है कि वो किस जगह पे आ रही है एक स्टोरेज। तो जो हायरार्की है वो डिसाइड होती है बेसिकली, उसमें 3 फैक्टर हैं वो डिसाइडिंग है। एक तो ये है वो स्पीड उसकी, कॉस्ट
और वॉलेटिलिटी। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के जरिए देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो कैशिंग का कॉन्सेप्ट देख लें। कैशिंग का मतलब ये होता है कि एक स्लो मेमोरी से एक फास्टर मेमोरी के ऊपर जब आप एक डाटा को लेके आते हैं, उसको कैशिंग कहते हैं। एक कैशे मेमोरीज भी होती हैं, वो डिफरेंट हैं। कैशिंग को इन जनरल हम ये कहते हैं कि अगर आप स्लोअर मेमोरी से फास्टर मेमोरी में लेके हैं, लाइक आप हार्ड ड्राइव से अगर आप जो है मेन मेमोरी में रैम में ले हैं डाटा, तो वो भी एक किस्म की कैशिंग है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर टू मैनेज आईओ। ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म इंटरफेस बिटवीन कंट्रोलर एंड कर्नल। ठीक है, यानी डिवाइस इटसेल्फ जो है वो खुद को हैंडल नहीं कर रही होती, उसका एक कंट्रोलर होता है जो कि उसको हैंडल भी करता है, और जो कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ भी वही इंटरेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि जो मेमोरी हायरार्की है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले जो है वो रजिस्टर होते हैं, फिर आपके पास कैशे मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है, फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, फिर हार्ड ड्राइव्स हैं। बेसिकली हार्ड ड्राइव भी नॉन वोलेटाइल ही है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स। अगर आप इस लाइन को देखें तो जिस तरह आप ऊपर जाते हैं हायरार्की में, तो आपकी डिवाइसेस जो हैं दे आर स्मॉलर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपकी डिवाइसेस जो हैं दे आर फास्टर, यानी ऑन द टॉप यू हैव स्मॉलर बट फास्टर डिवाइसेस, ऑन द बॉटम यू हैव लार्जर डिवाइसेस बट दे आर स्लोअर। ठीक है, लाइक रजिस्टर जो है वो सबसे फास्ट मेमोरी होगी, कैशे उससे कम फास्ट होगी, मेन मेमोरी उससे कम फास्ट होगी, हार्ड ड्राइव जो है उससे कम फास्ट होगी, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो है उससे कम फास्ट मेमोरी। और इसमें आप ये भी देख लें कि जो पहली तीन है रजिस्टर, कैशे और मेन मेमोरी, ये वोलेटाइल हैं, यानी जब भी आप सिस्टम को बंद करेंगे, पावर ऑफ करेंगे, तो इनके जो कंटेंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद है मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो किस तरह से काम करता है। इसमें उन्होंने जो डायग्राम दी है वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसमें होता क्या है कि ये आपका सीपीयू है, इसमें ये एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। थ्रेड के बारे में हम बाद में देखेंगे कि एक प्रोसेस जो है उसमें एक थ्रेड भी हो सकता है, एक से ज्यादा थ्रेड भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा थ्रेड वाले जो है उसको हम मल्टी थ्रेडेड, और एक थ्रेड वाले को सिंगल थ्रेडेड कहते हैं। सीपीयू के साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक कैशे जो है वो ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में होता ये है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है ये मेन मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट होना है। ये यहाँ से ये इस हाई लेवल व्यू है, यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है ये कैशे में जाता है, कैशे से इंटर्न ये सीपीयू के रजिस्टर में जाता है, और वहां पे ये प्रोसेस। डाटा मूवमेंट जो है वो बिटवीन कैशे और मेन मेमोरी होती है, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम रजिस्टर टू द मेन मेमोरी या प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी। पहले कैशे में आता है, कैशे से जो है प्रोसेसर में जाता है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस हैं, स्टेरिक एम का मतलब ये है कि मल्टीपल जो एम डिवाइसेस हैं, और स्टेरिक एन का मतलब ये है कि मल्टीपल आपके जो प्रोसेसर हैं सब में यही काम। आईओ रिक्वेस्ट जो है वो किसी भी डिवाइस के ऊपर जाते ही, तो उस डिवाइस का एक कंट्रोलर होगा, वो देखेगा कि ये डाटा जो है वो उसके ऊपर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो वो उसके कंट्रोलर के बफर के ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसफर कर लेगा, टू और फ्रॉम दोनों सूरतें हो सकती हैं, टू भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है डाटा मूवमेंट। उसके बाद ये है कि अगर किसी भी डिवाइस ने डाटा जो है वो जो उसको मूव करना है टू द मेन मेमोरी, तो वो डायरेक्टली करता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू। ठीक है, ये जो डिवाइसेस का डाटा मूवमेंट है फ्रॉम डिवाइस कंट्रोलर या डिवाइस बफर टू द मेन मेमोरी, इसको आप कहते हैं डीएमए या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, जब भी डिवाइस जो है वो रैम के ऊपर या मेन मेमोरी पे डाटा जो है वो कंट्रोल कर लेगी, या डाटा की जो मूवमेंट है वो कंप्लीट कर लेगी, तो उसके बाद वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगी। इंटरप्ट जब जनरेट होगा तो तब हमारा सिस्टम जो उसको पता चलेगा कि हमने इस डाटा एक डाटा जो है वो उसकी मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है, और उसकी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो ये डिटरमिन करेगी कि उसके बाद क्या ऑपरेशन होगा। तो डायरेक्ट मेमोरी आर्किटेक्चर से पहले क्या निज़ाम था वो मैं आपको बताता चलूँ साथ, कि उसमें ये होता था कि डाटा की जो मूवमेंट है वो अगर डिवाइस से मेमोरी में होनी है तो वो इस तरह से होती थी कि डाटा जो है वो सीपीयू के पास जाता था, सीपीयू मेमोरी में भेजता था। तो इससे होता क्या था कि सीपीयू ज्यादातर जो है वो आईओ को हैंडल कर रहा होता था, क्योंकि आईओ डिवाइसेस जो है वो स्लो होती हैं। तो वो ज्यादातर टाइम सीपीयू जो है वो आईओ में खप जाता था, और उसको एक्चुअल प्रोसेसिंग के लिए टाइम जो है बहुत कम। तो इसमें क्या होगा कि जब भी डाटा जो है वो उसका एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, तब इंटरप्ट जनरेट होगा, तब सीपीयू को
इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है, एज अपोज टू द बाइट लेवल के जब सीपीयू जो है वो खुद से इसको मैनेज कर रहा है। ये जो हमने डायग्राम डिस्कस की है अभी उसकी उसी की डिटेल है कि यूज फॉर हाई स्पीड आईओ डिवाइसेस एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट क्लोज टू मेमोरी स्पीड्स, कि उन आईओ डिवाइसेस के लिए होती हैं जिनकी स्पीड तकरीबन मेमोरी की स्पीड के बराबर। उसके बाद डिवाइस कंट्रोलर जो है वो ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम बफर स्टोरेज टू मेन मेमोरी करते हैं, और उसको इस एक ब्लॉक के जो ट्रांसफर है इसके दरमियान में सीपीयू की इंटरवेंशन नहीं होती, ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक, यानी जब एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो तब एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है और सीपीयू को सिर्फ वो इंटरप्ट जो है वो हैंडल करना पड़ेगा पर ब्लॉक रादर देन पर बाइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसके ऑपरेशन क्या क्या है। एक तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है। लाइक बूटस्ट्रैप का मतलब ये है कि जब हम सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो इसने आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है और जो साथ के उसके सिस्टम डीमंस हैं उनको लोड करना होता है मेमोरी में, ताकि वो अपना काम जो है शुरू कर देते हैं। कर्नल जो है वो क्या होता है, वो कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने सारे हार्डवेयर को मैनेज करना होता है। और कर्नल जो है वो इन टर्न लोड करता है, किसको लोड करता है, कर्नल लोड करता है आपके पास सिस्टम डीमंस। ये सर्विसेज होती हैं आउटसाइड ऑफ द कर्नल, जिस तरह इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपने कोई वेब सर्वर जो है उसको एज ए सर्विस जो है वो इंस्टॉल किया या आपने कोई डेटाबेस जो है वो सर्वर इंस्टॉल किया हुआ, लाइक आपने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया है, जब भी आपका सिस्टम जो है वो पावर ऑन होता है तो माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह दूसरे एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस जो है उसी के लिए इस तरह की चीज। उसके बाद होता है क्या है कि कर्नल को उसने कहा जी कि ये इंटरप्ट ड्रिवन होता है, कि जब भी इसको इंटरप्ट आएगा ये उसकी रेलिवेंट रूटीन जो है वो कॉल कर देगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि दो तरह के होते हैं, कि या तो ये डिवाइसेस, इसको डिवाइसेस जो जनरेट करती हैं इसको अब हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, या एक्सेप्शन या ट्रैप होता है, वही रन टाइम एक्सेप्शन जो है उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। और सॉफ्टवेयर एरर की जो एग्जांपल है वो है डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। तो ये करता है क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, ठीक है, इंटरप्ट जनरेट हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एक्ट, और वो एक्ट किस तरह से करता है, एक सिस्टम कॉल के जरिए से, जो कि इंटरप्ट हैंडल रूटीन को जो है दूसरे जो काम जिसके जरिए इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, इसके अलावा जो चीजें हैं वो ये है कि अदर प्रोसेस प्रॉब्लम, इसमें इनफाइनाइट लूप है, प्रोसेस जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को या ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। एक प्रोसेस को जो है वो सीपीयू का कंट्रोल दिया गया और वो एक इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है और वो प्रोसेसर को छोड़ ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में भी एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होगा और उसकी जो इंटरप्ट सर्वर रूटीन होगी वो आपका जो प्रोसेस है जो इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंक। उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिस्टम का के मुकाबले में मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा यूजर्स जो है उसको उससे उसके ऊपर अपना जो प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इसके तरीके जो है वो ये भी हो सकते हैं कि आपके पास एक सिस्टम जो है बड़ा मिनी फ्रेम या मेन फ्रेम जो है वो पड़ा हुआ है, और बाकी जो जिसके जरिए हम यूज करते हैं वो सिर्फ टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल से मुराद ये है कि हम उसके ऊपर कीबोर्ड है या मॉनिटर है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो उस सिस्टम के ऊपर पड़ी हुई है जो कि हमारे डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ होगा कहीं पे। अब इसमें होगा क्या है कि इसमें एक यूजर की जॉब्स नहीं होंगी, इसमें एक से ज्यादा यूजर की जॉब्स होंगी जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें होगा ये कि आपके ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो चाहिए होंगे, और रिसोर्सेज जितने भी मौजूद हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उनको एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये चैलेंज जो है वो सिंगल यूजर सिस्टम में नहीं होता है, वर्क स्टेशन हमारे में नहीं होता है, इसलिए कि एक ही बंदा जो है एक टाइम के ऊपर सिस्टम को यूज कर रहा है। तो इसमें काम क्या होगा कि जॉब जो है वो शेड्यूल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक ही जॉब एक वक्त पे एग्जीक्यूट कर रही है तो जॉब स्केड्यूल जो है उसमें होगी कि पहले कौन सी जॉब आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। तो बेसिकली एक जॉब क्यू जो है वो मैनेज होगा। तो इन चीजों को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जो जॉब शेड्यूलिंग है इसको प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं, इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है लेटर इन दिस कोर्स।
उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, या इसको टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, मल्टीटास्किंग को हम टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसकी, इसमें भी आपके पास मल्टीपल यूजर एक ही सिस्टम को अपनी जॉब्स जो है वो भेज रहे होते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि जरूरी नहीं है कि पहली जॉब जो है वो पहले कंप्लीट होगी, बाद वाली बाद में होगी। और जो बंदा जो है उसकी जॉब एंड पे है या दरमियान में कोई बड़ी जॉब आ गई है, तो एंड वाला बंदा जो है वो वेट करता रहे। इसमें जो है वो टाइम शेयरिंग होती है कि आप जो है वो हर एक प्रोसेस जो है, हर एक जॉब जो है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, ताकि सबको ये रियलाइजेशन होती है, या सबको ये लगता है कि हमारी जॉब जो है वो जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो इसमें गोल ये होता है कि हर एक का रिस्पॉन्स टाइम जो है, हर एक जो यूजर है उसका अगर 1 सेकंड से कम होगा, तो तब भी उसे लग सकेगा कि मेरी जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। अगर वो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आइडल बैठा है और वेट कर रहा है सीपीयू का या अपने प्रोग्राम के रिजल्ट का, तो उसे ये लगेगा कि मेरी जॉब प्रोसेस नहीं हो रही। तो टाइम शेयरिंग में होता ये है कि जो आपका सीपीयू का टाइम है, दैट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट प्रोसेस आर जॉब्स। तो वो जब उनके दरमियान में डिवाइड हो रहा होता है, तो गोल ये होता है कि आपका जो टाइम है उसको मिनिमाइज किया जाए। कौन सा टाइम मिनिमाइज किया जाए? रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज किया जाए, जब यूजर को जो है वो अपने प्रोग्राम का रिस्पॉन्स मिलना है। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन जो है उसको प्रोसेस कहते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग का वही चीज है जिसको हमने पहले जॉब शेड्यूलिंग के नाम से पढ़ा है, और इसी को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहेंगे। उसके बाद ये एक स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि अगर आपका प्रोसेस जो है, नॉर्मली होता ये है कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में आना पड़ता है। अगर प्रोसेस बहुत बड़ा है और मेमोरी में जगह कम है, वो पूरा उसमें फिट नहीं हो सकता है, तो पोर्शन ऑफ दैट प्रोग्राम रिजाइड्स इन द मेन मेमोरी, और उसका बाकी जो हिस्सा है वो जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव के हिस्से में स्टोर होगा, जिसको वर्चुअल मेमोरी जो है वो बना लिया जाए। ठीक है। तो वो स्वैपिंग जो है वो वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में जो है कॉन्सेप्ट में होती है कि वर्चुअल मेमोरी में पेजेस होते हैं, और उन पेजेस को आप स्वैप आउट और स्वैप इन करते हैं। ठीक है। तो ये जब हम वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स पढ़ेंगे, वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी हम इसको थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन की हद तक ही रखते हैं। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है उसका लेआउट ये है कि फॉर एग्जांपल सर, आपके पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में होगा, पहला प्रोसेस होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा प्रोसेस होगा। उसके अलावा अगर पांचवा प्रोसेस है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेमोरी में जगह नहीं है, तो पांचवा प्रोसेस जो है यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव होगी। हार्ड ड्राइव के अंदर यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ये इतनी जगह जो है, ये वाली जगह जो है ये आपने वर्चुअल मेमोरी के लिए रखी हुई है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस 5 है वो रिजाइड कर देगा। ठीक है। उसके बाद है डुअल मोड ऑपरेशन। डुअल मोड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास सिस्टम के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है ना, तो उसके दो दो मोड्स होंगे। या तो वो यूजर मोड में काम कर रहा होगा, या वो कर्नल मोड में काम कर रहा होगा। तो इसका ये ऐसा होता क्यों है कि यूजर मोड और कर्नल मोड जो है ये क्यों है? तो ये सिक्योरिटी के लिए है। कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ कर्नल कर सकता है, तो उसके लिए कर्नल मोड जो है उसका सेट होना जो है वो लाजमी है। अगर कर्नल मोड सेट नहीं होगा तो वो काम जो है वो नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। जिस तरह किसी डिवाइस को मैनेज करना है, किसी सीपीयू की शेड्यूलिंग करनी है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है जॉब का क्यू बनाना है या प्रोसेस का क्यू बनाना है, तो ये सारे जो काम हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करने हैं। और इसके लिए इनके ये काम जब होने हैं, तो उसके लिए पहले एक चेक है कि वो जो कोड इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कोड आपका जॉब क्यू या प्रोसेस क्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा। अगर वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो काम नहीं होगा, और उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी एक्सेप्शन या एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट। तो अब इस चीज को कैसे इंश्योर करना है कि आपका जो यूजर है वो कर्नल मोड को सेट ना कर सके। ठीक है। तो उसके लिए इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, तो ये यूजर प्रोसेस है, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, और सिस्टम कॉल यहाँ पे आई है। अब जब सिस्टम कॉल आती है तो आप कर्नल मोड में चले जाते हैं। ठीक है। ट्रैप का मतलब इंटरप्ट है। ठीक है। आप कर्नल मोड में जब जाते हैं, तो जाने से पहले जो है वो पहली जो इंस्ट्रक्शन कॉल होती है, मॉडबिट इज इक्वल टू 0 सेट करते हैं। 0 का मतलब ये है कि आप कर्नल मोड में काम कर रहे हैं। उसके बाद आप सिस्टम कॉल जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जब आप यहाँ पे रिटर्न करने लगते हैं यूजर के जो
यूजर का जो एरिया है उसमें रिटर्न करने लगते हैं, तो उससे पहले आप मॉड बिट जो है उसको 1 सेट कर देते हैं। जब यहाँ पे आप मॉड बिट को 1 सेट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये आप यूजर मोड में वापस चले गए, और यूजर जो है वो डायरेक्टली इस बिट को जो है वो सेट और अनसेट नहीं कर सकता, इसको किसी ना किसी सिस्टम कॉल के तरीके ही जो है वो सेट और अनसेट होना है। उसके अलावा एक टाइमर होता है, टाइमर जो है इनफाइनाइट लूप जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप यूज करते हैं। अब टाइमर जो है वो सेट कर दिया जाता है कि एक टाइम पीरियड के बाद आप प्रोसेसर को या कंप्यूटर को जो है वो इंटरप्ट कर दें, ठीक है। अब आप एक काउंटर रखते हैं जो कि डिक्रीमेंट करता है हर एक फिजिकल क्लॉक की। आपको पता है कि हर सिस्टम के अंदर अपना एक फिजिकल क्लॉक होता है, तो जब भी आगे प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट किया जाता है तो एक काउंटर किसी वैल्यू के साथ आप शुरू कर देते हैं और उसको डिक्रीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब उस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया कि उस काउंटर के ड्यूरेशन तक जो है वो एक ही प्रोसेस ने सीपीयू को होल्ड किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो है वो मिस यूज कर रहा है सीपीयू को, रिसोर्सेज को, और वहां पे जाके आपका एक इंटरप्ट जनरेट होता है। और जब इंटरप्ट जनरेट होगा तो उसके बाद उससे उसका जो कंट्रोल है वो वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस जो है उसको उसकी डेफिनेशन ये है कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में चला जाता है, लाइक आपने सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखा है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, जो जब तक पड़ा हुआ है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो एक पैसिव एंटिटी है। जब भी वो प्रोग्राम को आप कॉल करेंगे, चाहे उसको कमांड लाइन से करें, चाहे उसको आप डबल क्लिक करके करें, किसी तरह से भी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो दैट विल बिकम अ प्रोसेस। वो एक एक्टिव एंटिटी हो जाएगी। एक्टिव एंटिटी का मतलब ये है कि उसको रिसोर्सेज चाहिए होंगे अपना काम कंप्लीट करने के लिए। क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे? सीपीयू चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी, आईओ चाहिए होगी, फाइल्स चाहिए होंगे, कुछ इनिशियलाइजेशन डाटा चाहिए होगा, ठीक है। और जब भी कोई प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाता है, तो उसने जो मेमोरी से जगह ली हुई है वो भी उसको वापस करनी पड़ेगी। जो डिवाइसेज वो यूज कर रहा था उसका कंट्रोल भी छोड़ना पड़ेगा। यानी जितने भी रिसोर्सेज उसने लिए हुए हैं वो रिक्लेम उसको करने पड़ेंगे। ये रिक्लेम कौन करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक रजिस्टर होता है आपके पास सीपीयू के अंदर, जो पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब सिंगल थ्रेडेड सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ एक ही थ्रेड है, उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एक ही होगी, तो आपका प्रोग्राम काउंटर भी एक ही होगा। लेकिन अगर मल्टी थ्रेडेड सिस्टम है तो उसमें हर एक थ्रेड के लिए एक प्रोग्राम काउंटर है, क्योंकि हर एक थ्रेड में एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है, तो हर एक थ्रेड के अगेंस्ट एक प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली वन एट ए टाइम। ये एक थ्रेड की बात हो रही है कि विद इन वन थ्रेड जो इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होगा। अगर मल्टीपल थ्रेड भी हैं, लाइक अगर आपके पास 3 थ्रेड हैं या 4 थ्रेड हैं, तो पहले में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी वो भी सीक्वेंशियली होंगी, दूसरे में जो होंगी वो भी सीक्वेंशियली होंगी, तीसरे में जो होंगी वो भी सीक्वेंशियली, और चौथे में भी ऐसे। लेकिन विद इन अमंग देम यानी वो आपस में जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उसमें एक से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। कुछ यूजर प्रोसेस होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, और वो कंकरेंटली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये कंकरेंसी कैसे मिलती है? या तो आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हों, या प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा थ्रेड्स हों, या आप एक सीपीयू का जो, अगर आपके पास एक ही सीपीयू है तो आप टाइम शेयरिंग करें। आप थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो हर एक प्रोसेस को दें ताकि उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम रहे, और सबको ये लगे कि उनका काम जो है वो हो रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं इसको हम देख लेते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रोसेस मैनेजमेंट के: क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग प्रोसेसेस। ये प्रोसेस कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हो सकते हैं, यूजर प्रोसेस भी हो सकते हैं। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन और डेडलाइन हैंडलिंग। ये जो चीजें हैं इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है। प्रोसेस जो है उसको डिलीट करने और क्रिएट करने का क्या मतलब है? लाइक जब भी आप अपना फैक्टोरियल वाला वो जो प्रोग्राम है जो आपने लिखा था उसको एग्जीक्यूट करने लगते हैं, तो आप कोई कमांड देते हैं या किसी आइकन को डबल क्लिक करते हैं,
तो जब वो डबल क्लिक होता है तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करती है कि ये प्रोसेस एक जनरेट कर दिया जाए विद दिस कोड एंड डाटा। ठीक है, यानी जो भी आपने वहां पे उसको क्लिक किया था या जिसको भी कॉल किया था, वो चीज जो है एज ए डाटा एंड कोड या इंस्ट्रक्शंस के तौर पे पास हो जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एज ए प्रोसेस जो है वो जनरेट कर देगी। उसके बाद जब उसने अपना काम खत्म कर लेना है तो उसको किल करना है, उससे जो रिसोर्सेज वापस लेने हैं और उसको जो डिलीट करना है, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस। सस्पेंडिंग जो है वो कई तरीके से हो सकती है। एक तो ये है कि एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है, वो आईओ के लिए वेट कर रहा है, तो जो ओएस क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उससे सीपीयू ले लेगा और उसको वेटिंग स्टेट में दे देगा, और जब आईओ उसकी खत्म हो जाएगी वो रिज्यूम हो जाएगा। या दूसरा, जिस तरह हमने कहा था कि टाइम शेयरिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में अगर एक प्रोसेसर है तो हम ये कह रहे हैं कि हर एक प्रोसेस को हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। एक को 5 सेकंड दे रहे हैं, दूसरे को 5 दे रहे हैं, तीसरे को 5 दे रहे हैं। तो अगर जब पहले के 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो फिर पहला प्रोसेस जो है उसको सस्पेंड करना पड़ेगा, दूसरे को रिज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा जब के 5 सेकंड होंगे, दूसरे को जो है वो सस्पेंड करके तीसरे को रिज्यूम करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। उसके बाद है मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ये होता है कि प्रोसेस की आपस में जो अलाइनमेंट है इन देयर एग्जीक्यूशन। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये खास कॉन्टेक्स्ट में बात होती है कि जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हों, यानी एक से ज्यादा प्रोसेस हैं, लेट्स अज्यूम कि 2 प्रोसेस हैं, जिसमें से एक प्रोसेस जो है वो कुछ जो है वो जनरेट कर रहा है और दूसरा प्रोसेस जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। इसको कहते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर या कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, कि एक प्रोसेस जो है वो डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा उसको कंज्यूम कर रहा है। तो डेफिनेटली जब तक प्रोड्यूसर जो है वो डाटा प्रोड्यूस ना कर ले, कंज्यूमर को डाटा जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम जो है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस की कम्युनिकेशन, जब प्रोसेसेस जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं तो उनके दरमियान में कुछ मैसेज पासिंग होनी है, कुछ कम्युनिकेशन होनी है। इस चीज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैंडल कर रहा है। उसके बाद है डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक जो है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में होता है कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस यानी मल्टीपल जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट कर रही हैं तो सबको कुछ ना कुछ हार्डवेयर चाहिए। अगर एक प्रोसेस जो है वो 2 हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और उसकी वजह से बाकी प्रोसेस जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे और वो डेडलॉक में चलेंगे, एक ऐसी स्टेट में चले गए हैं कि जो पहला प्रोसेस जिसने 2 हार्डवेयर लिए हैं वो भी हार्डवेयर अपने नहीं छोड़ रहा है, जो बाकी वेट कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ हार्डवेयर अपने पास रखे हुए हैं, और कोई भी जो है उन रिसोर्सेज को, उन हार्डवेयर को रिलीज नहीं कर रहा है और आपके पास इफेक्टिवली कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो ऐसी स्टेट को डेडलॉक है। तो डेडलॉक हैंडलिंग जो है ये भी ओएस का काम है। इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, एक डेडलॉक प्रिवेंशन होती है और एक डेडलॉक अवॉइडेंस होता है। ये जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ तक कंटेन करते हैं। इससे अगला जो कंटेंट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।